Yes, sir. So good afternoon to all. My dear, today is the class lecture 6 of progression based on properties of AP. कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं AP की जो जिनसे हम क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे, तो वो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं। इजी हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप सारी प्रॉपर्टीज मार्क कर रहा हूं वन बाय वन करके। तो टॉपिक है आज का प्रॉपर्टीज ऑफ AP. The very first property is, if a constant is added to and subtracted from each term of an AP, then the resulting sequence is also an AP with the same common difference. With the same common difference. यानी अगर हम किसी कांस्टेंट को एपी में ऐड कर रहे हैं, सभी टर्म्स में हम ऐड कर रहे हैं, या हम किसी कांस्टेंट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो सीक्वेंस क्रिएट होगा वो भी एपी कहलाएगा विद द सेम कॉमन डिफरेंस। सेकंड, सर रिपीट करना। होल्ड ऑन। कोई एपी है हमारे पास, अगर उस एपी में हम कोई कांस्टेंट ऐड कर देते हैं, मान लो हमारे पास कोई एपी है 2, 4, 6, मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूं, इसको नहीं क्लियर हुआ। हमारे पास हमने कोई एपी ले ली 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। अब इसमें मैं ऐड करता हूं, मैं क्या ऐड करूं, मैं मान लो मैं 1 ऐड कर देता हूं, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया 1 टू ईच टर्म, तो क्या बन गया इसका 3, इसका 5, इसका 7, इसका 9, इसका 11। तो भाई ये भी एपी कहलाएगी, यानी कुछ ऐड किया या कुछ हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस होगी वो भी एपी ही कहलाएगी विद द सेम कॉमन डिफरेंस। इसका ऊपर देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और नीचे देखिए कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब आपके पास कोई एपी आ गई तो उसमें आपने कोई कांस्टेंट ऐड कर लिया, तो वो एपी कहलाएगी, उससे ऐड कर लिया, या उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने यहाँ +1 किया है, मान लीजिए यहाँ मैं -1 करता हूँ, तो यहाँ 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, ये भी एपी है। इसका ऊपर वाले का कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है, इसका कॉमन डिफरेंस 2 है। दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ एपी। एक सेकेंड, सर रिकॉर्डिंग ऑन है।
भाई पहला ये क्लियर हुआ? यस सर। सर दोबारा से बता दो। Yes, sir. सेकंड प्रॉपर्टी, if each term of an AP is multiplied or divided, if each term of an AP is multiplied or divided by non-zero constant, say k, then the resulting sequence is also an AP with a common difference, KD or D by K. ध्यान रखना, अगर आपका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस जो पहले वाली का था वो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, एंड अगर आपका k के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस जो पहले वाली AP का था वो भी डिवाइड हो जाएगा. दिस इज सेकंड प्रॉपर्टी. थर्ड प्रॉपर्टी, इन अ फाइनाइट AP, ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट है. इन अ finite AP, the sum of terms equidistant from the beginning and end is always same. And is equal to the sum of first and last term. क्या मतलब है, समझिए जरा ध्यान से. कहते इन अ फाइनाइट AP, the sum of terms equidistant from beginning and end. ध्यान से मैं लिख के बता रहा हूं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हमने ये AP ले लिया. It's a finite AP. Done. In a finite AP, the sum of terms equidistant from beginning and end. मान लो हम इधर से थर्ड और उधर से थर्ड लेते हैं, इधर से थर्ड और इधर से भी थर्ड हम लेते हैं, तो ये हमारा थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग एंड इधर से थर्ड टर्म फ्रॉम एंड. ध्यान से प्रॉपर्टी को दोबारा से समझिए. इन अ फाइनाइट AP, the sum of terms equidistant from beginning and end, sum of terms equidistant from beginning and end is equal to the sum of first and last term. इसका मतलब ये हो गया, इन दोनों का सम कितना है, 3 plus 8 कितना हुआ, 11. It is equal to the sum of first and last term. First and last term क्या हो गई, 1 plus 10, that is also 11. आप सेकंड टर्म ले लो इधर से, सेकंड टर्म ले लो उधर से, और उसका सम जब करेंगे तो 2 plus 9 11. It is equal to the sum of first and last term. Fourth property, three numbers A, B, C are in AP if and only if 2B is equals to A plus C. ये बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है. आप कहेंगे सर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली है. If A, B, C are in AP, तो अब मैं जो बातें करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिए, समझिए. If A, B, C are in AP, then 2B is equal to A plus B. कहां से आया? Because the common difference is same. So B minus A is equal to C minus B. हम इसको इधर ले आए 2B, इसको इधर ले गए A plus C. So this is the property. If alpha, beta, gamma are in AP, so 2 times beta is equal to alpha plus gamma. If Santa, Banta and Manta, they are in AP, then 2 times Banta, which बीच में जो बैठा है,
It is equal to Santa plus Manta. Sita, Gita, Ram, Sham, whatever you like. If A square, B square, C square are in AP, then 2B square is equal to A square plus C square. If 1 upon A, 1 upon B, 1 upon C are in AP, then that means 2 into 1 upon B is equal to 1 upon A plus 1 upon C. That means 2 times the middle term. It is equal to sum of first and last term. This is the property, the main major property of AP. एक और प्रॉपर्टी मैंने आपको करवाई हुई थी, वो एवरी लीनियर फॉर्म्स एन एपी. एवरी लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म्स एन एपी. मतलब हर एक जो लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो एपी बनाएगा. दैट्स इट. ये हम आज का टॉपिक जो हमारा जो प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है वो हम इन प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं. Just take a screenshot of this. We'll move to the next topic. मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से सुनो. हमने एग्जांपल लिया 2n + 1. इसको हमने an मान लिया. ये an मान लिया कि भाई ये लीनियर है. इज इट फॉर्म्स एन एपी? तो एपी की डेफिनेशन क्या थी? एपी ये कहती है भाई कि an + 1 माइनस an जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए. दैट कांस्टेंट इज इक्वल टू डी. तो जो an है वो एपी कहलाएगा, अदरवाइज एपी नहीं है. अगर मान ले यहाँ पे लीनियर की जगह पे तेरे पास an है 2n² + 1, तो इस केस में तेरा an + 1 माइनस an नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगा. कांस्टेंट नहीं आएगा तो इसका मतलब दिस इज नॉट लीनियर एंड दिस इज नॉट फॉर्म्ड एन एपी. ये हमने क्वेश्चन पहले लेक्चर में किया था, याद आया? यस सर. तो उससे एक रिजल्ट क्रिएट हुआ कि एवरी लीनियर एक्सप्रेशन फॉर्म्स इन एपी. फर्स्ट लेक्चर में मैंने नोट लिखवाया हुआ आपको. दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी ऑफ इट. चले आगे. सर सेकंड प्रॉपर्टी का एग्जांपल बता दो. सेकंड प्रॉपर्टी ये रही. ये लो हम यहां पर रख कर दो. Yes, sir. यस सर. यहाँ ये इतना चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को. ध्यान से समझिए. हमने क्या कहा, हम एक एपी पहले मानते हैं, हम मान के चलते हैं. हमने एक एपी ली. चलो यहाँ देते हैं, यहाँ थोड़ा गीला हो गया. यहाँ एपी ली मैंने 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन. ठीक है बेटे. अब इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 2. 2. अच्छा आप ऐसा करते हैं, इसको ना 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. सॉरी, अब जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ गया 4, यहाँ क्या आ गया 8, यहाँ क्या आ गया 12, यहाँ क्या आ गया 16, यहाँ क्या आ गया 20. इसका कॉमन डिफरेंस क्या बन गया? 4. दैट मींस जो पहले वाली एपी थी उसके कॉमन डिफरेंस के साथ k मल्टीप्लाई हो गया. Yes, sir. विंदर समझ आया? यस. जो पहले एपी थी, देख, if each term of an AP is multiplied by a non-zero constant k, then the resulting sequence is also an AP. ये हमारी AP है. हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 2. ठीक है. तो ये जो बन के आई ये भी AP है. ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से AP तो बन रही है, बट कॉमन डिफरेंस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा. पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने से एपी तो बन रही है, पर जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. उतना हो गया. देख, पहले 2 था, अब कॉमन डिफरेंस कितना बन गया? यहाँ पे 4. मल्टीप्लाई हो गया ना. अगर तू इसको 2 से डिवाइड कर देता है, ये देख ध्यान से, इसको 2 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 2, तो 2 बाय 2 1, क्या आ गया फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5. इसका मतलब कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो गया. 2 से 1 आ गया, कॉमन डिफरेंस 1 है. इज दैट क्लियर? यस सर. कोई डाउट अब तक? No, sir. गुड. आगे चलते हैं. इसी का एक क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं आगे. इफ A, B, C are in AP, prove that
B plus C, C plus A plus B is also in AP. पहले कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए कि अगर ए बी सी एपी में है और हमें प्रूव क्या करना है, ये इसका मतलब कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। आपका क्या करते हैं, हम इसको फंक्शन अलग अलग होंगे, ध्यान रखिएगा। b plus c, c plus a plus b will be in AP, will be in AP if c plus a, देखो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, इट इज इक्वल टू ये थर्ड टर्म माइनस ऑफ c plus a। कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए ना। सेकंड Yes, sir. टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकंड। ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं तो c प्लस a माइनस b माइनस c, इधर a प्लस b माइनस c माइनस a, तो मेरे पास यहाँ c कैंसिल हो गया और यहाँ a कैंसिल हो गया, तो मेरे पास a माइनस b इज इक्वल टू b माइनस c बच गया। मैं ऐसा करता हूँ, इस b को इधर ले जाता हूँ, इसको इधर ले आऊं, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस c आ रहा। नाउ इज दिस अ प्रॉपर्टी ऑफ AP और नॉट? यस सर। तो इसका सर है, मतलब सर। ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया दैट इज, अगर ये चीज आपकी आ गई, इसका मतलब है ए बी सी आर इन AP। हमें सर ये तो गिवन ही। हाँ, ये गिवन था, बिल्कुल हमने उल्टा करा इसको। हम ये जो आज और कल हम प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस करेंगे, ये आप ऊपर से नीचे जा सकते हो, नीचे से ऊपर जा सकते हो। अगर यहां पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता तो आंसर में तेरा आना चाहिए था सी 2b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जो हमें गिवन था। अब देखो ना, हमने माना कि दिस विल बी इन एपी, ये तो भाई एपी में तभी होगा जब कॉमन डिफरेंस बराबर होगा। सॉल्व किया, सॉल्व करके आ गया 2b इज इक्वल टू a प्लस c एंड दिस इज गिवन। तो दैट मींस जो हम मान के चल रहे हैं वो करेक्ट है, यस और नो? यस सर। अच्छा, अब और लेते हैं इसी के साथ के। मान लो अपन ने ले लिया हमें ये ए बी सी आर इन एपी, देन प्रूव दैट 1 upon BC, 1 upon CA, 1 upon AB आर इन एपी। हमें ये प्रूव करना है। अब क्या करें? तो वही कॉमन डिफरेंस इक्वल लेके चलेंगे। ना, ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, पर और सिंपल किया हुआ है। मैं तो एक सिंपल तरीके से चलता हूं कि भाई अगर ए बी सी एपी में है कि नहीं है? ए बी सी एपी में गिवन है ना? यस सर। तो अगर हम अभी दूसरी प्रॉपर्टी एक और की थी कि सर इनका रेसिप्रोकल। अगर हम कुछ भी डिवाइड करते हैं ए बी सी के साथ, टर्म्स के साथ, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस भी एपी रहती है, यस और नो? यस सर। दैट इज द प्रॉपर्टी नंबर 2 वी डिड। इसे डिवाइड कर देंगे सबको। तो इसको किसके साथ डिवाइड करें कि ये रह जाए? ए बी सी सर। ए बी सी तो A upon ABC, B upon ABC, C upon ABC। इसमें आपको साइड पे प्रॉपर्टी नंबर 2 देनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी 2 मत लिख देना, यू हैव टू राइट डाउन द स्टेटमेंट। अब A कैंसिल हो गया, इधर से B कैंसिल हो गया, इधर से C कैंसिल हो गया, तो हमारे पास 1 upon BC। इसका मतलब क्या है? ABC R in AP, ये लिखना पड़ेगा आप लोगों को ऐसे, R in AP
तो हमने क्या किया, डिवाइड थ्रू आउट, डिवाइड ईच टर्म बाय ए बी सी, डन। तो बाय प्रॉपर्टी नंबर 2 दिस विल बी इन एपी, यस और नो, ये लिखना पड़ेगा, इसके लिखे बिना बात नहीं बनेगी। ए गया, बी गया, सी गया, so 1 upon BC, this implies 1 upon BC, 1 upon AC, 1 upon AB are in AP, और यही तो बेटे हमें प्रूव करना था। ऐसे करके बहुत से क्वेश्चंस आज आपको मिलेंगे जो आपको प्रूव करने होंगे, आइदर बाय दिस वे और बाय दैट वे, दोनों तरीके आपने अप्लाई करने हैं। बट सर इनको डिवाइड तो हमें एक कांस्टेंट से करना था ना। कांस्टेंट है बेटा, ABC आर कांस्टेंट, कौन कह रहा है वेरिएबल है? बट सर अगर हम AB में लें कि 3 A is equal to N and B is equal to N+1 and C is equal to N+2, तो ये भी तो इन AP है। तो क्या हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? सर अगर हम इसमें भी अगर हम ऐसे ही करें, डिवाइड करें, तो ये कांस्टेंट से डिवाइड थोड़ी होंगे। कांस्टेंट से डिवाइड होंगे, कांस्टेंट ही है सारे, ये वेरिएबल तो इन्वॉल्व ही नहीं है एपी में, कहीं ईपी में इन्वॉल्व होंगे। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हमने ऐसा नहीं किया जिसमें कोई वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, आप देख लो। ओके सर। आप वेरिएबल वाली ना एपी बना के दिखाना, ठीक है? आप देखते हैं, उसके बाद इस पे चेक करना। ये तो सिंपल है, आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना क्वेश्चन को, इट्स क्वाइट इजी, सिंपल था तो सिंपल को सिंपल रहने दो। ओके बेटा? ओके सर। अच्छा, अभी एक और क्वेश्चन। अब ये कहते हैं कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन एपी, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट 1 upon b plus c, 1 upon c plus a, 1 upon a plus b, ये एपी में होना चाहिए, ये अपने को प्रूव करना है। तो क्या करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन किया वैसे ही घुमाते हैं एक बार कि दिस विल बी इन एपी। मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, दिस कॉमा दिस विल बी इन एपी। आप लोगों को इसका एंड रिजल्ट पता है, आप लोगों को इसका एंड रिजल्ट पता है। भाई मैं जब इसको सॉल्व करके एंड रिजल्ट तक पहुंचूंगा, स्टार्टिंग में करूंगा 1 upon c plus a minus 1 upon b plus c is equal to 1 upon a plus b minus 1 upon c plus a, यहां से स्टार्ट करूंगा। एंड उसके बाद मेरे को ये पता है कि मेरा एंड रिजल्ट क्या रहेगा। मैं एलसीएम ले रहा हूं 2b² से, यहां c plus a b plus c is equal to c minus b, a plus b c plus a। सॉल्व किया तो मेरे पास यहाँ पे c plus a गया, तो मेरे पास ये बच गया b minus a upon b plus c, यहाँ पे बच गया c minus b upon a plus b। I just cross multiply this, so that is b square minus c square is equal to c square minus b square, 2b square is equal to c² plus a²। तो ये पॉसिबल है, बिकॉज गिवन क्या था, गिवन था a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर एपी में है। तो ये पॉसिबल तभी है इफ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन एपी। तो ये तो भाई गिवन था, तो इसका मतलब जो हम मान के चल रहे हैं इनिशियली वो सही मान के चल रहे हैं, गलत नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी एपी में रहेगा। यू हैव टू कंक्लूड दिस ऑल इन अ सिंगल लाइन। कैसे? 10। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन मानी जाती है इन अ सब्जेक्टिव पैटर्न। 10 a स्क्वायर कॉमा b स्क्वायर कॉमा c स्क्वायर आर इन एपी implies 1 upon b plus c comma 1 upon c plus a comma 1 upon a plus b are in AP. This you have to do। मतलब ऐसे क्वेश्चन है आज आपने, मतलब आपको फंक्शन डिफरेंट मिलेंगे, काम आपको यही करना है। मैं जितना भी आज का काम होगा मैं आपको सॉल्व में डालूंगा सारा, मतलब मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको सारा सॉल्व में डाल दूं। मतलब अनसॉल्व भी होगा बट उसके सॉल्यूशंस काफी हद तक मैं आपको कोशिश करूंगा कि आई विल प्रोवाइड, ताकि आप फंसो ना। हाँ,
इससे निकलने का तरीका बता देता हूं। खुद मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता, मतलब तू मर जा भाई मैं स्वर्ग मिल जाएगा मेरे को, ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्वर्ग चाहिए तो खुद मरना पड़ता है। तो मरने का मतलब यह है खुद मेहनत करनी पड़ती है, दिमाग को झंझोड़ना पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपका दिमाग का भड़ता बनाना पड़ेगा, पूरा जबरदस्त वाला सोचना पड़ेगा, अलग अलग दिशाओं में सोचना पड़ेगा, कैलकुलेशन से पूरा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो फंक्शन तो गंदे से गंदा आएगा, बट ये आपको एंड रिजल्ट पता है। ये सब्जेक्टिव के लिए अच्छा टॉपिक है। ऑब्जेक्टिव के लिए अगर ये टॉपिक की बात की जाए तो ऑब्जेक्टिव में इसका सिर्फ इतना रोल है कि प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बस अपने को पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हेन वी डू ऑब्जेक्टिव्स। हाँ जी, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, हम आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको और कुछ दूंगा करने के लिए फॉर योर होमवर्क एंड उसके बाद इसके डाउट्स देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स। इंसर्शन ऑफ अरिथमेटिक मीन्स, AM, इसे AM बोलते हैं। If between two given quantities small a and small b, we have to insert n AMs, इसे AM बोलेंगे अरिथमेटिक मीन। अगर मेरे पास दो क्वांटिटीज हैं स्मॉल a एंड स्मॉल b और मैं इसके अंदर इंसर्ट कर रहा हूं A1, A2, so on up to AM. These are called M arithmetic means. Then A comma A1 comma A2 so on up to AM comma B, it forms an AP. इसका मतलब दो क्वांटिटीज के अंदर अगर आप सिंगल AM इंसर्ट करते हो तो वो 3 नंबर जब लाइन में लिखे जाते हैं तो AP बनाते हैं। अगर दो नंबर्स के बीच में 2 AM इंसर्ट करते हो तो उस केस में जब वो 4 नंबर इकट्ठे लिखे जाते हैं, क्योंकि 2 तो AM है और एक स्मॉल b है, तो वो AP बनाते हैं। और अगर दो नंबर्स के बीच M AM इंसर्ट किए जाते हैं तो उस केस में ये जो पूरे का पूरा आप लिखेंगे A से लेके B तक, इंसर्टिंग द होल M AMs between them, it forms an AP. It forms an AP. यहां पे मैं लिख रहा हूं it forms an AP. ओके, तो जो B है वो कितने नंबर पे आएगी बताइए। मैं एक थोड़ा आइडिया देता हूं, रुको। यहां ना मैं इसको N कर देता हूं, ये देखें। तो मैंने कितने A अरिथमेटिक मीन इंसर्ट किए N, तो B जो है कितने नंबर पे आ रही है, यहां से काउंट करोगे तो बताओ। n+1. N+2। Yes, AB है. B is equal to N+2 टर्म। ये पहली है, ये दूसरी है, Yes, sir. ये तीसरी है, ये N+1 है, ये N+2 टर्म होगी। तो B की वैल्यू आ गई A plus N+1 into D। इससे D की वैल्यू आ गई B minus A upon N+1। इसको डब्बे में डाल दो, ये D की वैल्यू आ गई, क्योंकि B N+2 टर्म है, D आ गया मेरे पास। अब मैं सारे AM निकाल सकता हूं। तो A1 क्या है, A plus D, यानी A plus B minus, इसको ऐसे नहीं लिखे तब भी चलेगा। A2 क्या है, A plus 2D, A plus ND। Is that clear to everyone? Yes, sir. दोबारा बता दो। No, sir. फर्स्ट ऑफ ऑल अपना मीन्स को दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। इंसर्शन ऑफ AM का क्या मतलब है। अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट कर रहे हैं दो क्वांटिटीज के बीच, तो जब हम दो क्वांटिटीज के बीच एक AM भी इंसर्ट कर सकते हैं, दो भी कर सकते हैं, N भी कर सकते हैं। तो ये फॉर्मूला यहां से क्रिएट हुआ
कि जब हम n अर्थमेटिक मीन्स इंसर्ट कर रहे हैं दो क्वांटिटीज के बीच, तो जब हम उसको ऐसे लिखेंगे तो इट फॉर्म्स एन एपी. When it forms an AP, this is the first term, this is the second term, third term, n plus 1th term. So B is equals to n plus 2th term. That is equal to A plus n plus 1 into D. तो यहाँ से हमारा D आ गया. सर जब हमारा D आ गया तो A1 कैसे निकलेगा? A1 निकलेगा A plus D. A2 कैसे निकलेगा? A plus 2D. A3 कैसे निकलेगा? A plus 3D and so on. तो AN कैसे निकलेगा? A plus ND. हाँ जी, अब बोलिए. सर लेकिन दो क्वांटिटीज का तो एक ही मीन होगा ना, तो इतने सारे कैसे हम इंसर्ट करेंगे? मान ले तेरे पास है 1 and 5. ओके, Yes. इन दोनों के बीच एक मीन ये रहा. ओके, Yes sir. इन दोनों के बीच एक मीन ये रहा. इन दोनों के बीच एक मीन ये रहा. इन दोनों के बीच एक मीन ये रहा. इन दोनों के बीच यहाँ पे, इन दोनों के बीच यहाँ पे, इन दोनों के बीच यहाँ पे. तो कितने भी कर ले, एंडलेस है ये तो. सर अगर हम बीच में से एक मिस कर देते हैं फिर तो वो एपी नहीं बनेगी. ना, फिर नहीं बनेगी. अगर एक ही साइड से करते हैं और उधर का फिर नहीं करते. ऐसा नहीं होता. हमें मान लो आप एक भी, मैं भी क्वेश्चन करवाता हूँ, होल्ड कर, मैं बताता हूँ आपको. मान लो आपके पास, पहले पूरा मेरे को एक पूरा टॉपिक खत्म हो जाने दे. एक कर ले, दो कर ले, तीन कर ले, हमेशा एपी बनाएगा वो. टेंशन वाले अभी बना के दिखाता हूँ. यहां तक ये क्लियर हो गया कि अगर हम एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो ये रहेगा. और अगर हम सिंगल अर्थमेटिक मीन करते हैं, सिंगल एएम, यानी सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन द टू क्वांटिटी स्मॉल ए एंड स्मॉल बी, हम ए मान के चलते हैं, ए एंड बी के बीच में हमने एक सिंगल अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर रहे हैं, तो स्मॉल ए कॉमा कैपिटल ए कॉमा बी फॉर्म्स एन एपी. तो इस केस में by the property 2b is equals to a plus c, 2a it is equal to a plus b, a is equal to a plus b by 2. This is the formula for single arithmetic mean. This is the formula for n arithmetic means. सिंगल और n में क्या डिफरेंस होता है? सिंगल होता है 1 और n होता है 1 के अलावा. 2 भी हो सकता है, 3, 4, 5, 6, whatever it is. नोट करें, मैं क्वेश्चन करवाता हूं और क्लियर होगा, डोंट वरी. आप कर दो ये. So we start with a very basic question. ये देखिए, insert 3 arithmetic mean between 3 and 19. शॉर्ट क्वेश्चन है ये, आता है पेपर में. हमने क्या करना है, 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं बिटवीन 3 and 19. तो यहां स्मॉल ए 3 है, स्मॉल बी 19 है. ओके, तो हमने 3 अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं. तो मैं मानता हूं लेट A1, A2 एंड A3 be 3 AMs between 3 and 19. तो अगर ये 3 A1, A2, A3 AMs हैं, तो जब मैं इसको पूरे को एक लाइन में लिखूंगा, then 3, A1, A2, A3, 19 are in AP. Okay, done. With a common difference, D is equal to क्या था, इधर देखिए, B minus A upon n plus 1. This is the formula for D. तो यहाँ देखो B minus A का मतलब है 19 minus 3 upon n plus 1, यानी कि 3 plus 1. 3 plus 1. 4 आ गया. ये हमारा फॉर्मूला था. तो D अगर 4 आ गया तो भाई A1 क्या है? A1 है A plus D. That means 3 plus 4. 7. A2 क्या है? 3 plus 2D यानी 11. 11. A3 क्या है? 3 plus 3 plus
यानी 3D. तो required AMs are 7, 11, 15. ऐसे आपने 3 निकाले हैं, आप 10 निकाल लो, आप 50 निकाल लो, आप 5 निकालो, whatever it is, whenever they lie in between AB, they form an AP. That's a property. So we can't change it. Vishu, is that clear? Yes, sir. 2 निकाल ले, 3, हमने इधर उधर से नहीं निकालने, मैंने जस्ट एग्जांपल दिया कि आप कह रहे हो ना कि हाँ 2 नंबर्स के बीच में तो एक ही AM होता है, 1, 2, उसके बीच में 1, इन दोनों के बीच में फिर 1, इन दोनों के बीच में फिर 1. हमने ऐसे नहीं निकालना, हमने इस पैटर्न से निकालना है. हम जब जितने भी निकालेंगे वो AP बनाएगी. जब हम उनको लिखेंगे इन दोनों नंबरों के बीच में, वो हमेशा AP बनाएगी. Is that clear? Yes, sir. Yes, sir. सर मगर अगर हम ऑड नंबर निकालेंगे तो ही तो बनाएगा, अगर इवन निकालेंगे तो वो कैसे? अगर 2 हमें कहेंगे 2 निकालो तो वो तो नहीं बनेगी. क्या फर्क पड़ता है, बना के देख लेना, बना के देख लो ना, इसके बाद बना के देखना, नो इश्यूज. सर क्योंकि 3 और 19 के बीच में 1 हो जाएगा, फिर जो बाकी चेंज हो जाएगा. 2 है तो n+1 हो जाएगा, यहाँ पे 2+1 हो जाएगा. यस सर. Next पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन चले. यस सर. ओके. बड़े बेकार से क्वेश्चन है, मजेदार नहीं है, मजा नहीं आता कहीं, अभी आते नहीं पेपर में. Between 1 and 31 are inserted MAM so that the ratio of the 7th and m-1th means is 5:9. Find m. सबसे पहले स्टार्ट सही होना चाहिए, क्वेश्चन को समझना चाहिए सबसे पहले. अब यहाँ A हमारा है 1 और B हमारा 31, तो हमने कितने AM इंसर्ट करने? M. तो पहले मैं लिखूंगा, सबसे पहले मेरा स्टार्ट कहां से होगा कि भाई that A1, A2 so on up to AN are MAMs between 1 and 31, then 1, A1, A2, AM, 31 forms an AP. पक्की बात है, पक्का करना. with D कितना होगा? 31 - 1 upon m+1, यानी कि 30 upon m+1. ये अपना D आ गया. अब प्रॉपर्टी गिवन है एक, सॉरी कंडीशन गिवन है. कौन सी? A7. A7 क्या होगा? 1 + 7D. Put the value of D over here. ये आपका बच्चे आएगा 1 + 7 × 30 upon m+1, यानी कि m+211 upon m+1. This is A7. This is A7. Again we have to find out AM-1. This is 1 + m-1 × D. यहां तक सबको क्लियर होना चाहिए. अच्छा, कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं सर AN जो होता था वो तो होता था A + n-1 × D, तो यहाँ A7 A + 6D क्यों नहीं है? My dear, this is AM. This is not a term. This is not a general term. This is AM. Yes, this is AM. Arithmetic mean का फॉर्मूला है. तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे, this is 31m - 29 upon m+1. It is given that they are in ratio. बेटे सिंपली सॉल्व कर दो. गिवन क्या है? A7 upon AM - 1 5/9, यानी कि this is m+211 upon 31m - 29. This is 5/9. इसको सॉल्व करेंगे, m की वैल्यू आ जाएगी 14. So these are the type of questions what we have in properties and what we have in arithmetic means. तो आपको आज
जो काम मैं दे रहा हूं वो क्या दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें आपको काफी क्वेश्चन आज मिलेंगे करने के लिए। काफी क्वेश्चन का मतलब है इसमें आपको एपी की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन भी दे रहा हूं मैं आज, और इसमें आपको मैं अरिथमेटिक मीन के क्वेश्चन भी दे रहा हूं। हाँ, ये है कि आज जो बच्चा 100% काम करेगा तो उसको मैं चॉकलेट दूंगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि चॉकलेट दूंगा, जरूरी नहीं है कि 100% आपको करने की जरूरत है। हाँ, आज वाले काम में आप 50% भी कर लेंगे, इट्स मोर देन सफिशिएंट। जिसके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा वो एक्स्ट्रा कर सकता है, बट देयर इज नो रिक्वायर्ड। प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस पे कैलकुलेशन मार्क करेगी, मतलब अगर आप कैलकुलेशन में गड़बड़ करेंगे तो फंसेंगे, अदरवाइज नहीं फंसते। तो वो आपका टाइम कंज्यूम करने वाली चीज है। जो एएम का कॉन्सेप्ट है, एएम के कॉन्सेप्ट में सिंगल अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर लिया या सिंगल से ज्यादा अरिथमेटिक मीन हम इंसर्ट कर लेते हैं, तो एपी में वैसे ही बड़ा कुछ है, एपी में वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टफ पड़ा है। तो जरूरी नहीं होता कि एग्जामिनर इस पे गिरता है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज पे। ये हमेशा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि चैप्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें पड़ी हैं और अनइम्पॉर्टेंट पे क्यों एग्जामिनर आएगा। तो दैट इज, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इससे बेटर चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाँ, द थिंग इज कि प्रॉपर्टी बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए प्रॉपर्टीज याद करनी पड़ेंगी, और सब्जेक्टिव के लिए यू हैव टू क्रैक द कैलकुलेशन। तो मैं आपको इसको पूरे को आज पीडीएफ बना के इसका आपको कंप्लीट फॉर्म में आपको ग्रुप में डाल दूंगा, आप उसको अच्छे से करें और कल हम जीपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच टू ऑल।